एजीटीए 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र सेट पेपर ये होने वाला कल था बच्चों, लेकिन कुछ इंटरप्शन की वजह से जो है कल नहीं हो पाया। संकल्प बैच की क्लास भी कल अधूरी रह गई। उसको हम जो है पूरा डाल देंगे यूट्यूब पर आज से कल में, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट पेपर 28 जो कि आपके टॉपिक वाइज सेट पेपर चल रहे हैं, और आज का जो है टॉपिक है जल निकास या सिंचाई या फिर कहें वाटर सेट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन। ये सारे टॉपिक आज के जो है सेट पेपर में कवर किए जाएंगे। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जिसमें आपका कृषि के 65 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी जीके के आपके 20 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। तो जल्दी से बता दो बच्चों, वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज बढ़िया से आ रही है कि नहीं आ रही है भैया, है ना, आवाज सही है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग आपकी 8 बजे स्टार्ट होती है आपकी ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के लिए। 28 है ये, ठीक है। ब्रह्मास्त्र को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है इसका पीडीएफ सेट पेपर और प्रिंटेड दोनों अवेलेबल है। इसमें आपको 60 सेट पेपर मिलेंगे, जिसमें 20 फुल लेंथ सेट, 40 टॉपिक वाइज सेट और प्रिंटेबल पीडीएफ, 65 क्वेश्चन कृषि, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन आपका जो है किसके, यूपी जीके के। मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 में कंप्लीट ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं। आपका जो है 25 प्रैक्टिस सेट हमने जो है प्रिंटेड में भी लॉन्च कर दिए हैं आपके। आज नहीं होगा फोन ऑफ, आज फुल चार्ज है, ठीक है। 25 प्रैक्टिस सेट प्रिंटेबल में आपके 399 में आपके घर पर डिलीवर करके देंगे। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए सबसे बेस्ट सेट पेपर, मुख्य परीक्षा के लिए ये सेट पेपर हमने लॉन्च किए हैं। आगे संकल्प एमसीक्यू बैच, जैसा कि हमने कल आपको जो डेमो दिया था, डेमो अधूरा रहा, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। संकल्प एमसीक्यू बैच, ऐसा बैच जिसमें आपको एमसीक्यू के बेस पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन इसमें जितने एक टॉपिक से जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन इस संकल्प बैच में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये आपके एग्जाम तक जो है नए नए क्वेश्चन के साथ चलने वाला है। एमसीक्यू बैच है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑफलाइन इसकी जो फीस है वो है आपकी 3000। इसको जो है एग्जाम तक चलाने वाले हैं। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, साथ में साथ लाइव सॉल्यूशन क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकोगे। सारा का सारा सॉल्यूशन जिसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आपकी थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी केवल एमसीक्यू के बेस पर। इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है एग्जाम तक रहने वाली है। इसका प्राइस 2999 है आपके ऑफलाइन बैचेस के लिए, और ऑनलाइन के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इसका 50% कर दो, 1499 में ऑनलाइन आपका जो है ये मिलने वाला है। कंप्लीट बैच है, ठीक है, 1499 रुपए में संकल्प एमसीक्यू बैच। इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा देंगे ना इस बैच में कि सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, थ्योरी तो पढ़नी नहीं पड़ेगी, सारा एमसीक्यूज में हो जाएगा, है ना। तो एमसीक्यूज के लिए आपका जो है बहुत ही अच्छा जो है बैच है एमसीक्यू, संकल्प एमसीक्यू, बूस्ट योर प्रिपरेशन विथ मैक्सिमम प्रैक्टिसेस, ठीक। नेक्स्ट बात करें बच्चों स्टडी मटेरियल, तो कंप्लीट एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल हम लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं। 1500 रुपए में कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर के, किसके लिए, एजीटीए के लिए, ठीक। यह एग्जाम या फिर कहें यह नोट्स आपके अदर एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपका 1500 रुपए के हैं। इसमें करीबन 1450 पेजेस हैं, 1400 पेजेस हैं। इसमें करीबन हमारा 1000 से 1200 प्रिंटिंग कॉस्ट आती है और 300 रुपए डिलीवरी चार्ज आता है, जिस वजह से ये हमें जो है 1500 रुपए में आपको देना पड़ रहा है। 1400 पेजेस हैं, ठीक है, इस हिसाब से कॉस्टिंग हमारी पड़ जाती है। आगे बात करें कि जो भैया गुंजाइश नहीं है कि हम प्रिंटेबल नहीं ले सकते, तो वही पीडीएफ ले सकते हो। कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स
पाठ्यक्रम के अनुसार है भैया, कृषि, कंप्यूटर और आपका यूपीजी के इसमें मिलने वाला है मात्र 499 रुपए में कंप्लीट नोट्स। और जो टेस्ट सीरीज लगाना चाहे भैया, बहुत से बच्चों को कॉल आते हैं सर टाइमिंग वाले टेस्ट सीरीज, तो भैया ये है टाइमिंग वाली टेस्ट सीरीज। 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट इसमें मिलेंगे मात्र 299 रुपए में। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्रह्मास्त्र को। ये थोड़ा सा हमने देखो बताना जरूरी रहता है ना। एक बच्चे बोल रहे थे कि सर या तो पहले बता दिया करो या लास्ट में, तो हम देखो पहले बताते हैं या लास्ट में बताते हैं। तो आज जो है टॉपिक अच्छा रहने वाला है इरिगेशन, सिंचाई 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 सिंचाई, ठीक है। तो बढ़िया से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मास्त्र को शेयर कर दो ताकि जल्दी से 1000 व्यू हो जाएं और जल्दी से आपका 29वां भी आपका क्या आ जाए, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आ जाए। जैसे ही इसके 1000 व्यू खत्म होंगे आपको जो है नया ब्रह्मास्त्र सेट पेपर मिल जाएगा। और बच्चों थोड़ा सा हम प्रयास में लगे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएं, लेकिन क्या करें हमारा प्रयास हर तरह से विफल हो जाता है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, है ना। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है फ्री कंटेंट आपको जो है इतना एमसीक्यू करवा दें कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल से क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, है ना। और बच्चे शिकायत करते हैं, कल एक क्वेश्चन था भाई कि आपका जो काजरी है, काजरी का एक क्वेश्चन था, मैं इसको क्लियर कर दूं। काजरी, ठीक है, काजरी का डिस्क्रिप्शन आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि ये जो है आपका डिजर्ट के वो मतलब कि एक रिसर्च सेंटर के रूप में शुरू हुआ था 1952 में शुरू हुआ। इसका नाम चेंज करके एक और नाम, मतलब कि आपका नाम याद नहीं आ रहा है, 1956 में फिर से नाम बदला गया और 1969 में इसे काजरी का नाम दिया गया था। 1969 में, मैं अभी हाल क्लियर करके बता दे रहा हूं इसको, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करके रखा था कि बच्चों को बता दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, पहले चीजों को देखा करो फिर कमेंट कि गलत पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, है ना। डाउट रह जाए तो बोलो, क्लियर करने को बैठे हैं हम, है ना। ऐसा करो कि हमने आपने डाला हो कोई डाउट है क्लियर ना किया हो, ठीक है, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो देखो आपका 1952 में शुरू हुआ था काजरी, 1957 में मरुस्थल वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन, इसे जो है मरुस्थल वनीकरण और आपका मृदा संरक्षण स्टेशन के रूप में जो है स्थापित किया गया था, नाम बदला गया था। और 1959 में मरुस्थल वनीकरण एवं मृदा संरक्षण स्टेशन से इसका नाम कर दिया सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर कहें काजरी। तो सारी चीजें आप लोग देख परख के क्या करो, गूगल पे मत जाके मत किया करो कि भैया 1959 दिखा रहा है तो काजरी 1959 में बना। अब जैसे आपका मैंगो आपका जो है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है ना, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अब भैया पहले मैंगो स्टेशन हुआ करता था, मैंगो रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। अब भैया इससे जो है कब से जाना जाएगा, जब से इसे मैंगो रिसर्च स्टेशन तब से जाना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी शुरुआत आपकी किसे 1952 में काजरी मतलब कि नॉर्मल हुई थी, मरुस्थलीकरण के जो है आपके ये कहें कि नवीनीकरण के रूप में। फिर इसका नाम बदला गया 1956 1959 में से काजरी कर दिया गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ना ही दूसरों को करना है, ठीक है। तो सारी चीजें, कोई भी चीज डाउट रहती तो बोला करो। एक 1900 से एक ग्रो मोर फूड कैंपेन वाला था, अधिक अन्न उपजाऊ वाला। देखो जो आपका अधिक अन्न उपजाऊ वाला डाउट था ना, ये 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था बच्चों? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1942 में, ठीक है। 1942 के बाद ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। और आजादी के बाद, मतलब कि ये कहें आजादी के बाद 1947-48 में ये दोबारा शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो इसको यदि 1942 कहे तो ये राइट है, और 1947-48 कहे तो ये भी राइट है। पुनः आपका एक किया था 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू, और आपका 1947-48 में जो शुरू किया था वो किया था इंडियन गवर्नमेंट, या फिर कहें आपका जो है स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में दोबारा शुरू हुआ था। समथिंग 1945 में से बंद कर दिया गया था, है ना।
तो इस वजह से देखो डाउट में मत रहिए, जो भी है मैंने देखो आपको नंबर देख रखा है अपना, भाई नंबर देख रखा है, कभी भी 7880497104, कोई भी डाउट हो पोस्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाता है ना। तो ऐसे जो है कमेंटबाजी मत किया करे कि ये गलत पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, डाउट रहता है पूछो, है ना, ये मत बोलो। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन आपका जो है छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। किस प्रकार की सिंचाई का अभ्यास तब किया जाता है जब भूमि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा चलाने के लिए पानी की आपूर्ति बहुत कम स्तर पर होती है? उद्वहन सिंचाई, नदी नहर सिंचाई, प्रवाह सिंचाई या अपप्लावन सिंचाई? कौन सी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? सी तो नहीं है भैया, प्रवाह सिंचाई मतलब कि फ्लड इरिगेशन, है ना। जल्दी से आंसर करो भाई, हमारे अच्छे बच्चे हैं सभी आंसर करेंगे, अच्छे बच्चे हैं सही आंसर करेंगे। देखो ए आ गया है, फायद, अली, राधे राधे, ए, ठीक है। डी नहीं होगा तो भैया इसका सही आंसर उद्वहन सिंचाई। उद्वहन सिंचाई में क्या होता है बच्चों, एक पाइपलाइन के माध्यम से बिना जंग लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या किया जाता है, फ्रीली गुरुत्वाकर्षण से पानी जो है ट्रांसफर किया जाता है। किसमें? आपका उद्वहन सिंचाई में, ठीक है। किसमें? आपका उद्वहन सिंचाई में। यह एक परियोजना के रूप में आपका काम करती है, ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा चलाने के लिए पानी की आपूर्ति बहुत कम होती है। किसमें? आपका उद्वहन में, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्वहन सिंचाई। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि भैया कौन सा कथन सही है। तो देखो बच्चों, सही कथन बताने हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो कथन यहां पर दिए हुए हैं, बुंदेलखंडी में सबको राम राम, और बढ़िया से जो है शेयर जरूर कर देना सभी बुंदेलखंडी भाई और हमारे यूपी के भाई लोगों, ठीक है। जल्दी से शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा। एग्रीकल्चर का कोई ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। विजन वालों की क्लास है आज, है ना। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा फैलना चाहिए, ठीक है। तो पहला कथन है भैया, सिंचाई की वाले बेसिन या फिर कहें सिंचाई किए जाने वाले बेसिन विधि का उपयोग बागवानी फसलों में किया जाता है। पानी की कमी की स्थिति में इसके फर्रो सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। अशांत या सिंचित भूमि में उगाए जाने वाले खरपतवारों को नकलची खरपतवार कहा जाता है। स्ट्रेगा स्पीशीज खरपतवार एक अर्धमूल परजीवी खरपतवार है। निम्न में से कौन सा कथन भैया सही है? तो भैया सही कथन तो देखो एक ही है। कौन सा? कौन से हैं? तो पहले तो देखो भैया, सिंचाई की जाने वाले बेसिन विधि का उपयोग, मतलब कि नॉर्मली आपका फल फसलों में या बागवानी फसलों में बेसिन मेथड, कौन सा बच्चों? थाला मेथड अपनाया जाता है ना, बेसिन मेथड। दूसरा पॉइंट, पानी की कमी की स्थिति में स्किप सिंचाई, इसके फर्रो वाला, है ना, अपना सकते हैं। तीसरा गलत है, क्योंकि अशांत या सिंचित भूमि में उगाए जाने वाले खरपतवारों को नकलची खरपतवार कहा जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया कि अगर ये जल में अगर कोई खरपतवार उग रहा है तो वो नकलची खरपतवार तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। यहां पर फोर्थ सही है, स्ट्रेगा स्पीशीज खरपतवार एक अर्धमूल परजीवी खरपतवार है ना। तो ऑप्शन आपका डी 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 2 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 3 फिर भी भैया एक कथन वाला आ गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है भाई। सही उत्तर का क्या करना है बच्चों? चयन करना है। अभी देखो 14 लोग जुड़े हैं, शेयर कर दो यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा आपका, है ना। ब्रह्मास्त्र को 1000 पार कराना है, अब की बार 1000 पार कराना है तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, तभी तो जल्दी से क्या आएगा? ब्रह्मास्त्र आएगा ना।
ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए आप लोग हमें ताकत देते हो, है ना, शेयर करोगे तभी तो हमें ताकत मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्ज सिंचाई विधि को चालू बंद जल आपूर्ति या अंतरायक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। कथन 2 दिया हुआ है, एक उप सतह जल निकासी प्रणाली में भूमि पर ढलान विकसित करके सतह से अतिरिक्त जल हटा दिया जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 असत्य हैं। बताओ भैया यहां पर सही उत्तर का हो जाए, बता दो जल्दी से। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो यहां पर कथन 1 तो भैया सही है, सर्ज सिंचाई विधि को चालू बंद जल आपूर्ति सिंचाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है, या अंतरायक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कथन 2 क्या है बच्चों, असत्य है। तो राइट आंसर सही उत्तर जो हो जाता है वो ए हो जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। फिर से भैया कथन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। टपकन सिंचाई का शुल्क बहुत अधिक है, मतलब ये कहें कॉस्ट अधिक है भैया, कॉस्ट शुल्क ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, लागत ज्यादा आती है। ठीक है, टपकन सिंचाई में नुकसान कम से कम है। बताइए अब राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2 दोनों अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य, कथन 1 सत्य असत्य या है लेकिन कथन 2 क्या है, सत्य है। तो भैया राइट आंसर की बात करें तो यहां पर जो है कथन 1 और 2 दोनों अलग अलग सत्य हैं। कैसे हैं बच्चों, दोनों अलग अलग सत्य हैं। दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 2 टपकन सिंचाई शुल्क बहुत है लेकिन टपकन सिंचाई में नुकसान कम से कम है। ठीक है, तो कथन 2 कथन 1 की क्या करता है, व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 5, ये भी भैया कथन निष्कर्ष वाला कथन वाला है। लाइक कर दो, शेयर कर लो और जिसने सब्सक्राइब नहीं करो है अब सब्सक्राइब कर लो, है ना। ब्रह्मास्त्र जिसने पिछले वाले ब्रह्मास्त्र नहीं देखे हैं तो वे भी देख लो, क्योंकि तैयारी हमें क्या करनी है, अच्छी करनी है। तैयारी को हमें बूस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाएंगे। जितनी बढ़े उतना बढ़ाना है तैयारी को, है ना। कोई भी छूटे ना, कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर ये छूट गया ना तो फिर आपका कहोगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया था लेकिन हमसे जो है हुआ नहीं, है ना। तो कोई भी छोड़ना नहीं। यही मैं ब्रह्मास्त्र से सीधे क्वेश्चन आपको निकालूंगा जिस दिन एजीटीए का पेपर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन निकाल के दूंगा आपको। आपके जितने भी सेट पेपर कराऊंगा ना एग्जाम तक करीबन आपके 100 से 150 सेट पेपर करा दूंगा और उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहीं पर गिनाऊंगा कि सेट पेपर कहां से कहां, किस सेट पेपर से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो भैया अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सिंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 1998 में कानपुर जल शाखा और फतेहपुर जल शाखा का निर्माण किया गया। कथन 2 दिया गया है भैया, इटावा जल शाखा के अंतिम बिंदु से फतेहपुर जिले की सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए घाटमपुर राजवाहा बाएं गया है था। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं या ना तो 1 और ना ही 2 सही है। बताओ राइट आंसर क्या हुई है। तो भैया 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 ही आंसर कहां है, सही है। एग्जाम आपका अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा। अभी भी समय है, तैयारी कर लो अच्छे से, है ना।
तैयारी अच्छे से करोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और बच्चों हमारा ब्रह्मास्त्र लगभग 1000 से 2000 लोग देखते हैं, करीब कभी 3000 भी लोग देख लेते हैं, लेकिन रेगुलर जो देखते हैं वो 1000 की संख्या है, 1000 से 1500। और कितनी वैकेंसी है? 3446 पद हैं। तो 1000 लोग ये हमारे ही लेके जाएंगे, ठीक है, ब्रह्मास्त्र वाले जो अच्छे से देखते हैं, मतलब पूरा ब्रह्मास्त्र देखते हैं, ठीक है, जिसमें भी कितने हैं? 40-45 लोग हैं, ठीक है। एग्जाम मार्च में नहीं होगा, अप्रैल मई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है। उपभोग सिंचाई आवश्यकता, शुद्ध सिंचाई आवश्यकता क्षेत्र, और आपका क्षेत्र सिंचाई आवश्यकता और सकल सिंचाई आवश्यकता के बीच क्या संबंध है? उपभोग्य सिंचाई आवश्यकता, शुद्ध सिंचाई आवश्यकता क्षेत्र, क्षेत्र सिंचाई आवश्यकता और सकल सिंचाई आवश्यकता के बीच क्या संबंध है? तो भैया CIR बड़ा होता है FIR से, बड़ा होता है आपका GIR, और GIR बड़ा होता है NIR से। CIR बड़ा है GIR से, GIR बड़ा है FIR से, FIR बड़ा है NIR से, GIR बड़ा है FIR से, FIR बड़ा है CIR, और CIR बड़ा है NIR। और GIR, बताइए राइट आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। जो है ये कहें कि सकल सिंचाई आवश्यकता जो है, ग्रॉस इरिगेशन जो है आपकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है। फिर आपका FIR आ जाता है क्षेत्र, या फिर कहें फार्म सिंचाई, फार्म इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फिर NIR आ जाता है आपका शुद्ध या फिर कहें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और फिर आता है CIR उपभोग्य कंजम्स या फिर कहें कंज्यूमेबल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौछार सिंचाई की प्रमुख सीमाओं में से नहीं है? तेज हवा बौछारी सिंचाई में अवरोध उत्पन्न करती है, इसके लिए भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, या मिट्टी के संरक्षण को कम करता है। कौन सा सिंचाई जो है सीमाओं में से नहीं है? सीमाएं नहीं है, केवल दो, 1 2 3, केवल 1, और ऑप्शन डी 3। बताओ भैया कौन सी सीमा नहीं है? तो भैया तेज हवा एक सीमा है कि भैया तेज हवा चलेगी तो बौछारी सिंचाई आपकी एक दिशा में जाएगी, सभी जगह अच्छे से नहीं आपका जो है सिंचाई करेगा। तो ये आपकी एक सीमा है। इसके लिए भारी प्रारंभिक निवेश, अरे भैया ये भी एक सीमा है कि ज्यादा कॉस्टिंग आती है, ज्यादा लागत आती है भाई, है ना। यह मिट्टी के संरक्षण को कम करता है, ये आपकी कोई सीमा नहीं है। तो केवल डी, ऑप्शन डी, केवल 3 राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। यहां पर ये पूछा है सीमा नहीं है, ठीक है। सही क्या पूछा गया भैया? सीमा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाए हैं, कथन वाले क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप लोग आंसर करो। AG पोर्शन में ज्यादा नंबर इनकी नहीं हो रहा है, कृपया सही सजेशन दीजिए। देखो एक तो सजेशन ये है कि आप लोग जो है थ्योरी पढ़ते हो ना, थ्योरी के साथ MCQ लगाओ। एक टॉपिक को पहले क्लियर करो, उसके MCQ लगाओ, उससे MCQ बनाओ, वन लाइनर बनाओ। देखो खुद के नोट्स बनाओगे वो बेटर रहेंगे। जैसे ये है, ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने खुद से ये क्वेश्चन बनाए हैं तो मुझे याद रह जाते हैं, है ना। तो वन लाइनर बनाओ तो ज़्यादा याद रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो याद नहीं होता उसे नोट करो। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ, जितने MCQ मिल पाए प्रीवियस ईयर, जितने पेपर मिल जाए केवल MCQ लगाओ। MCQ लगाओगे ना स्कोर अपने आप बूस्ट होगा, देख लेना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप थ्योरी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। स्प्रिंकलर सिंचाई उन फसलों के लिए उपयुक्त है जिन्हें तेज हवाओं और तापमान के दौरान बार बार और अधिक गहराई तक सिंचाई की आवश्यकता होती है। भैया उनके लिए तो नहीं है।
ड्रिप सिंचाई उन फसलों के लिए उपयुक्त है जिन्हें तेज हवाओं और तापमान के दौरान जड़ के निकट लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। कथन एक गलत है, दो कथन सही है। दोनों कथन गलत, एक सही और एक कथन दो गलत, दोनों कथन सही। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। आप लोग कंजूसी करते हो एक चीज में, शेयर करने में कंजूसी करते हो। पैसा लगता है क्या भाई शेयर करने का? दोस्तों को शेयर कर दोगे तो पैसा लग जाएगा कि सर आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लिए, शेयर करने के पैसे ले लिए? नहीं लगेगा, है ना। तो यहां पर बच्चों कथन एक तो गलत है, ठीक है, कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो आपका जो है ड्रिप सिंचाई उन फसलों के लिए उपयुक्त है जिन्हें तेज हवाओं और तापमान के दौरान जड़ के निकट लगातार सिंचाई की क्या होती है? आवश्यकता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंडी निकलने लगी है मुंह से, सही भी है भैया। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किस प्रकार की सिंचाई विधि में पौधे के आधार के पास लगाए गए कम दबाव पर चलने वाली लचीली पाइपलाइनों की एक प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है और पानी की अधिकतम बचत होती है? फर्रो विधि, चेक फ्लड, स्प्रिंकलर विधि या ड्रिप सिंचाई? किस प्रकार की सिंचाई विधि में पौधे के आधार के पास, आधार समझते हो? बेस, बेस मतलब नीचे का हिस्सा, है ना। आधार समझते हो बच्चों? बेस होता है, बेस मतलब कि आपने कहा हमारा बेस मजबूत है। बेस कैसे मजबूत होगा आपका? बेसिक चीजों को पढ़ने से, आपका जो है जनरल चीजों को पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपने कहा हमारा बेस तो क्लियर है, मतलब नीचे का हिस्सा। अब जब भी मकान बनता है तो नीचे का हिस्सा होता है ना बेस, और ऊपर का आपका जो टॉप वाला होता है। तो अगर कि आपका बेस क्लियर है ना तो सारी चीजें आपको एमसीक्यू आसानी से आ जाएंगी। तो ऑप्शन डी ड्रिप इरिगेशन, आधार या फिर कहें जड़ क्षेत्र में जो सिंचाई करता है वह कौन है भैया? ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। और जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। रहने की खाने की व्यवस्था यहां करवा दी जाएगी। आप ऑफलाइन भी ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी योद्धा बैच चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं। एक अभी जो है संकल्प बैच एमसीक्यू वाला, जिसमें हमारा एक ये सब मतलब कि ये लक्ष्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। देखो मान के चलो बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। और आपका दिसंबर आधा निकल चुका है, लगभग आधा नहीं 10 दिन निकले हैं अभी, है ना। 10 दिन निकले हैं, ठीक है, 10 दिन निकले हैं, अभी 20 दिन ये भी बाकी है। तो करीबन अगर कि मान के चलो तो 4 गुणा 3 30 कर लो। कितने क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन? 120 सेट पेपर, 120 सेट पेपर। और कितने क्वेश्चन वाले? 100 क्वेश्चन वाले। कितने क्वेश्चन हो गए? 12,000 क्वेश्चन हो गए। 12,000 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन वाले 2,000 क्वेश्चन और जोड़ लो, 20 दिन के, है ना। 20 दिन के 2,000 क्वेश्चन और जोड़ लो, 14,000 क्वेश्चन। 14 से 15,000 क्वेश्चन आपके किस में हो जाएंगे? संकल्प में। और विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस प्रकार का? ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं देने वाले कि भैया ऐसे ही सॉल्यूशन करवा दिया। उसमें आपको थ्योरी का काम करेगा वो सॉल्यूशन, कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी संकल्प में। तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी कला रूप है, सॉरी कौन सा रूप है? पानी का रूप है, पानी का रूप है सबसे महत्वपूर्ण पानी। केशिका जल, आत्तग्राही जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो है पौधों को कौन सा जल मिलता है भैया? आत्तग्राही जल, सॉरी केशिका जल मिलता है। कैपिलरी वाटर जो है उपयोग कर पाते हैं पौधे, बाकी आपका आत्तग्राही भाप के रूप में उड़ जाता है और आपका जो गुरुत्वीय जल है ये बह जाता है। तो बचा कौन सा भैया? केशिका जल। कौन सा बच्चों? केशिका जल, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टाइफून विधि सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? फलदार वृक्ष फसलों में, गेहूं में, आलू में, गन्ना में। तो भैया टाइफून सिंचाई का संबंध किससे है भैया? गन्ना से है। किससे है बच्चों? गन्ना से है। टाइफून सिंचाई का संबंध किससे है? गन्ना से है,
ठीक है। लखीमपुर खीरी वाले तो ज्यादा शेयर करते हैं, ये पीलीभीत वाले, मिर्जापुर वाले, जौनपुर वाले ये कंजूस हैं थोड़े से, है ना। ये इटावा वाले, कानपुर वाले, प्रयागराज वाले, लखनऊ वाले, सभी का नाम ले लेंगे, सीतापुर वाले, है ना, हापुड़ वाले, सभी लोग शेयर करते रहा करो। लखीमपुर वाले ज्यादा शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किसकी होती है भैया? आपका जो है सतही विधि की, उप सतही की, छिड़काव विधि या ट्रिकल विधि की? छिड़काव विधि या ट्रिकल? छिड़काव से मतलब स्प्रिंकलर, ट्रिकल का मतलब होता है ड्रिप इरिगेशन। तो भैया सही उत्तर यहाँ पर ट्रिकल विधि या ड्रिप इरिगेशन हो जाता है, ट्रिकल विधि या ड्रिप इरिगेशन। ऐसे ही बढ़िया बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाओ, अभी शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आसांकित यंत्र है। खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आसांकित यंत्र है भी नोच, पार्सल फ्लूम, वाटर मीटर, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाता है पार्सल फ्लूम। आसांकित यंत्र कौन सा है भैया? पार्सल फ्लूम। थैंक यू इंद्रेश राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्सल फ्लूम द्वारा खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आसांकित यंत्र है कौन सा? आपका जो है पार्सल फ्लूम। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 14 है, फसलों द्वारा उपभोग की गई जल की मात्रा तथा खेत में दी गई जल की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? फसलों द्वारा उपभोग की गई जल की मात्रा और आपके जो है फील्ड में दी गई जल की मात्रा को क्या कहते हैं? क्षेत्र धारिता, क्षेत्र क्षमता, फसल क्षेत्र सिंचाई आवश्यकता, क्षेत्र सिंचाई क्षमता। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया 14 का राइट आंसर जो हो जाता है क्षेत्र सिंचाई क्षमता, मतलब फील्ड की सिंचाई क्षमता। कि भैया आपने मान के चलो 100 लीटर पानी डाला, 100 लीटर में से पौधों ने 90 लीटर ले लिया, तो वो क्या कहलाएगी? इनका अनुपात क्या कहलाएगा? क्षेत्र सिंचाई क्षमता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? क्षेत्र सिंचाई क्षमता। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, अंगूठी विधि, सीमांत पट्टी विधि। कौन सी विधि भैया अगर विधि अपनाई जाती है यदि आप जो है किससे सिंचाई कर रहे हो? नहर से सिंचाई कर रहे हो। कौन सी जो है आप सिंचाई विधि अपनाओगे? तो भैया आप जो है प्रवाह तो अपनाओगे नहीं, फ्लड अपनाओगे नहीं, क्यारी नहीं अपनाओगे। आपका जो है अंगूठी विधि ये पेड़ों में अपनाई जाती है। बच्ची कौन सी? सीमांत पट्टी या सीमा पट्टी। आपका जो सीमा पट्टी सिंचाई है या फिर कहें आपका बॉर्डर इरिगेशन है, ये अपनाया जाता है आपका सीमा पट्टी सिंचाई। सीमा पट्टी सिंचाई, नहर सिंचाई कर रहे हैं तो सीमा पट्टी सिंचाई अपना, ऑप्शन डी सीमांत पट्टी विधि या फिर कहें बॉर्डर इरिगेशन मेथड। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में टपकाव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का आगमन हुआ जापान से, अमेरिका से, चीन से, इजराइल से। तो भैया ये कहां से आई है? इजराइल से आई है। कहां से आई है बच्चों? इजराइल से आई है। भारत में टपकाव सिंचाई विधि कहां से आई है बच्चों? आपकी इजराइल से आई है। कहां से आई बच्चों? इजराइल से। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, कुआं, तालाब या नलकूप? इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो इसका मैं राइट आंसर बताता हूं। पहले नहर हुआ करता था, पहले कैनाल हुआ करता था, नहर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, है ना, याद रखना। पहले नहर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। अब जिसका जो राइट आंसर है वो है नलकूप। आज जो है प्रेजेंट में सिंचाई का जो स्रोत है ना बच्चों, वो नलकूप है। ऑप्शन डी नलकूप राइट आंसर होगा। आज जो है आपका पुराना डाटा नहर कहता है, लेकिन नया डाटा आपका नलकूप कहता है। क्या कहता है? नलकूप या ट्यूबवेल, है ना। तो अब इसमें जो है आप लोग कोई भी टिप्पणी मत करना या कमेंट में लिख लो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, नेमरा सुन्ना में तो नहर दिया हुआ है। भैया वहां पर एडिशन चेंज नहीं होता, डाटा चेंज नहीं होता, है ना। तो
उसके चक्कर में मत रहना, नलकूप राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, जब भूमि का ढलान अधिक ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है? सतही विधि, छिड़काव विधि, अधोसतही विधि, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सतह पे आप पानी फैला दो, ऊंचा नीचा है, कैसे होगा? नहीं होगा भाई, वो कहीं को कहीं चला जाए, कहीं कहाँ चले जाए, ऊपर तो छिड़के नहीं। तो यहाँ पर हम कौन सा विधि, स्प्रिंकलर मेथड, छिड़काव विधि अपनाएं। अंड्यूलेटिंग लैंड है या फिर कहें ऊंची नीची भूमि है तो कौन सी विधि अपनाएंगे? छिड़काव विधि अपनाएंगे। अगला प्रश्न भाई, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहा जाता है? जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई की गए क्षेत्र की आपसी अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जल की ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ वाटर, जल की ड्यूटी, ऑप्शन बी बच्चों दिया है जल या क्षेत्र अनुपात, क्षेत्र अनुपात। ऑप्शन सी दिया गया है बच्चों सिंचाई अनुपात, सिंचाई अनुपात। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों सही आंसर हो जाता है सिंचाई अनुपात, आपका इरिगेशन रेशियो कहेंगे इसे। ऑप्शन दिखा दें? चलो दिखाए दे रहे हैं। जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहा जाता है? तो भैया यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है आपका सिंचाई अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंचाई अनुपात। देख लो भाई, ऑप्शन देख लो जल्दी से, है ना, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? 1901 में, 1941 में, 1951 या 1961 में? कब हुआ था भाई प्रथम सिंचाई आयोग का गठन? कब हुआ? प्रथम सिंचाई आयोग को कब गठित हुआ? 1901 में। प्रथम सिंचाई आयोग कब गठन हुआ था? 1901 में। अगला क्वेश्चन, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में या बूंद बूंद सिंचाई में? जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है कब होती, किसमें होती है बच्चों? बता दो जल्दी से। तो भैया बूंद बूंद सिंचाई में कितना? 95% जल उपयोग दक्षता होती है किसकी? आपकी जो है ड्रिप सिंचाई की, या फिर कहें आपके बूंद बूंद सिंचाई। अगला क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर जीएस सल के द्वारा, डॉक्टर लाल के द्वारा, मायोर्स के द्वारा या मेयर के द्वारा? किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था? वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भैया ये मायोर्स के द्वारा। सबसे पहले जो वाटर हार्वेस्टिंग का शब्द का प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों? मायोर्स के द्वारा किया गया था। मायोर्स, ये देखो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मायोर्स के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है भैया, लिखा है ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? एल्बर्ट मेयर ने, सिमचा ब्लॉस ने, मेयर या फिर कहें आपके पास्कल ने? ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो सिमचा ब्लॉस के द्वारा। ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किसने दी थी? सिमचा ब्लॉस ने
ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किसने दी थी? सिमचा ब्लॉस। अगला क्वेश्चन, भी नोच से क्या नापते हैं? जल का बहाव, मिट्टी में जल का पोटेंशियल, मिट्टी की लवणता, इनमें से कोई नहीं। तो भी नोच से हम जल का बहाव मापते हैं। भी नोच से हम क्या मापते हैं बच्चों? जल का बहाव मापते हैं। जल का बहाव किससे मापते हैं? भी नोच विधि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाती है जल संग्रहण। जल संग्रहण क्षेत्र, खेत, तालाब, इनमें से कोई नहीं। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है वह क्या कहलाती है? तो उसे जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं, या फिर ये वाटर सेट। उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब है कि चारों ओर से एक जगह इकट्ठा हो रहा है पानी। आपका वाटर सेट में क्या होता है? यहां से पानी आ रहा है, यहां से 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 आ रहा है, लेकिन कॉमन पॉइंट पर आके मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जल संभरण क्षेत्र या जल संग्रहण क्षेत्र या वाटर सेट कहते हैं। एक बात बच्चों, कल का जो संकल्प बैच था उसमें देखो एक दिन में ही आपका करीबन 1300-1400 लोगों ने देख लिया है ना। 1300-1400 लोगों ने देख लिया। आपका जो ब्रह्मास्त्र है, यदि इसमें भी आपके 1300-1400 लोग एक दिन में देखते हैं तो मैं तो डेली आपका ये करवाने को तैयार हूं ब्रह्मास्त्र, है ना। 40 सेट है, 28 हो गए हैं, 12 और बच्चे हैं वो करवाने। उसके बाद फुल सेट कराएंगे, फुल चलेंगे आपके कंटिन्यू। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि पर डे आपके जो है 1000 से ऊपर जाएं, और आपके 1000 से ऊपर जाएंगे तो नया सेट आपका डेली आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रयोग क्षमता किन पौधों में अधिकतर होती है? C3 में, C4 में, कैम पौधे में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ जल्दी से आंसर। तो भैया C4 पौधों में। किसमें बच्चों? C4 पौधों में। इन्हें कुशल पौधा कहा जाता है। मतलब कि ये कहें कि इनकी जो जल प्रयोग करने की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो यहां पर राइट आंसर C4 पौधे। अगला क्वेश्चन, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? धान, गन्ना, आलू, गेहूं। किसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है बच्चों? तो गन्ना के लिए। लगभग आपका 2200 से 2400 mm सर्वाधिक मांग है गन्ना की, है ना। कैम नहीं होगा इसका, C4 पौधा राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है सिंचाई सूचीकरण, सिंचाई विधि, सिंचाई अवधि, इनमें से कोई नहीं। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाता है आपका सिंचाई विधि, इरिगेशन मेथड कहलाता है, सिंचाई विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? बताओ जल्दी से। ड्रिप सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? महाराष्ट्र में। कहां पर? अग्रणी जो राज्य है वो है आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 30, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा हो। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा हो। देखो ऑप्शन देखो, मटियार संरचना वाली, दोमट संरचना वाली, रेतीली मृदा, या इनमें से कोई नहीं। कहां के लिए आपकी जो है आपकी बौछारी सिंचाई जो है उपयुक्त होती है? किस क्षेत्र के लिए बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है? तो रेतीली मृदा। यदि रेतीली मृदा है, ऊबड़ खाबड़ मृदा है, ऊंची नीची मृदा है, तो कौन सी सिंचाई विधि अपना सकते हो भैया? आप बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई अपना सकते। अगला क्वेश्चन, विपणन योग्य फसल उपज और बाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को कहते हैं जल उपयोग दक्षता, पूर्ण उपयोग क्षमता, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता, आर्थिक सिंचाई क्षमता। विपणन योग्य फसल उपज और बाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो भैया इसे हम कहते हैं जल उपयोग क्षमता। मतलब ये कहें कि आपका जो है विपणन युक्त फसल मतलब कि उपज के लिए जो है पौधों ने उपयोग किया और बाष्पीकरण में उपयोग हुआ, और इन दोनों के बीच के जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका जल उपयोग क्षमता कहते हैं, जल उपयोग क्षमता।
सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, जल उपयोग क्षमता। जल उपयोग क्षमता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो ज्यादा ही, एक मिनट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, 32वां प्रश्न है। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है को कहते हैं क्यूमेक, क्यूसेक, एकड़, इंच या इनमें से कोई नहीं। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही हो है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमेक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्यूमेक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्यूमेक। अगला क्वेश्चन है, लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र सीमित है 2000 हेक्टेयर से कम, 2500 से 3000 हेक्टेयर, 4000 से 5000 हेक्टेयर, 5500 से 7500 हेक्टेयर। लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र कहां तक सीमित है, तो भैया 2000 हेक्टेयर से कम। लघु क्षेत्र कहां पर, 2000 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न है बच्चों, धान में नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता है। धान में नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता है 150 से 200 mm, 200 से 300 mm, 300 से 350 mm, 300 से 400 mm। कितनी धान में नर्सरी तैयार करने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है बच्चों, जल्दी से आंसर कर दो। ए, बी, सी और डी। और शेयर करते जाओ, अपने फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह शेयर कर दो। तो भैया धान के लिए 150 से 200 mm कितना चाहिए पानी, 150 से 200 mm पानी चाहिए धान में नर्सरी के लिए। कितना, 150 से 200। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर पानी बराबर होता है, प्रति सेंटीमीटर 1 हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर पानी बराबर होता है 1000 लीटर के, 10,000 लीटर, आपका जो है 1 लाख लीटर या 10 लाख लीटर की। कितने के बराबर होता है भैया, तो ये बराबर होता है आपका 10 लाख लीटर के बराबर। 1 हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 लाख हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जल निकासी घनत्व है बेसिन के अंदर प्रति इकाई जल निकासी क्षेत्र धाराओं की लंबाई का योग, प्रति इकाई जल निकासी क्षेत्र में धाराओं का निस्सरण, प्रति इकाई जल निकासी क्षेत्र में वार्षिक अपव्यय, प्रति इकाई जल निकासी क्षेत्र में धाराओं की संख्या। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन, वेबसाइट सबका लिंक मिल जाएगा। जो भी डाउट है, आपका एक ग्रुप है उसमें आप डाल दो, टेलीग्राम से लिंक है, हम उस पर जो है आपका जो भी डाउट रहता है उसको हम बता दिया करेंगे। ठीक है, तो बताओ भैया सही उत्तर का होगा इते, तो भैया इते राइट आंसर होगा बेसिन के अंदर प्रति इकाई जल निकासी क्षेत्र धाराओं की लंबाई का योग जो है आपका क्या होता है, जल निकासी घनत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, 37वां प्रश्न है। एक क्रॉस जल निकासी कार्य जहां सिंचाई नहर का तल स्तर जल निकासी से अधिक होने पर जल निकासी द्वारा नहर को अपने अधिकृत में लिया जाता है कहलाता है जल सेतु, एक्वाडक्ट, जलवृत, एक्वाफ्यूज, जलरोधी एक्वाफ्यूज, या फिर कहें आपका में जलभृत एक्वाक्रूट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 37 का राइट आंसर, तो भैया उसे हम एक्वाडक्ट कहेंगे। जब भैया आपका जल निकासी, उचित जल निकासी के कारण जल जमा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्वाडक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राइट आंसर बताइएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, इसे प्रति इकाई जल उपयोग के प्रति इकाई क्षेत्र में फसलों की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर पानी की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। जल उपयोग दक्षता, वितरण दक्षता, क्षेत्र अनुप्रयोग दक्षता, सिंचाई प्रणाली दक्षता। बताइए राइट आंसर क्या होगा 38 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जल उपयोग दक्षता। इसे प्रति इकाई जल उपयोग के प्रति इकाई क्षेत्र में फसलों की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर पानी की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है, उसे जल उपयोग। भैया कितना जल उपयोग हुआ
है ना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही संयोजन चुनें। ठीक है, तो पहले है सब मैक्रो वाटर सेट, मिली वाटर सेट, माइक्रो वाटर सेट और आपका मिनी वाटर सेट और मैक्रो वाटर सेट। तो देखो बच्चों, हमने कहा मैक्रो वाटर सेट, तो मैक्रो वाटर सेट कितना होगा, 50,000 से 50,000 हेक्टेयर से अधिक मैक्रो वाटर सेट। हमने कहा सब मैक्रो, तो सब मैक्रो कितना होगा, 10,000 से 50,000 होगा, है ना। मतलब हमारा एक किससे मिल रहा है, 5 से, और 5 किससे मिल रहा है, आपका 20 से मिल रहा है। ठीक है, 5 20 से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, 5 मिल रहा है बी से और आपका 1 मिल रहा है ई से। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां पर देखो ऑप्शन में ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, तो ऑप्शन थोड़ा सा हम इसको थोड़े जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिखने लगेंगे। देखो, इसको हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सब मैक्रो के बाद आपका बात करें माइक्रो की, तो मतलब सबसे छोटा, है ना, कौन सा, माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो का किससे मिलन हो रहा है, आपका किससे हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। इसमें भी 1E है, 5B है, लेकिन ये नहीं है ना। इसमें भी आपका ये भी नहीं है, या तो बी होगा या डी होगा। राइट आंसर बताओ, जल्दी से मिलाओ इसे, जल्दी से मिलाओ इसे, जल्दी से मिलाओ बच्चों, जल्दी से मिलाओ इसे, जल्दी से मिलाओ इसे। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपका पहले का किससे मिल रहा, आपका ई के साथ, तो भैया पहले का ई के साथ मिला लिया। ठीक है, दूसरे का आपका जो है मिली वाटर सेट, मिली वाटर सेट किसके साथ जा रहा है, मिली वाटर सेट आपका जा रहा है डी के साथ, 1000 से 10,000, है ना, और 1000 से 10,000। आपका जो है माइक्रो वाटर सेट 100 से 1000 हेक्टेयर, मिनी आपका जो है 10 से 100, और आपका जो है सब मैक्रो पता ही है 10,000 से 50,000। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग विनय यादव जी, ललितपुर से। कन्नौज वाले भैया आप लेट हो गए हो, है ना, जल्दी आया करो क्लास में। आप लोग शेयर कर दो, कल क्लास हो जाएगी बढ़िया से, 1000 व्यू पहुंच जाएंगे, आपको जो है कल क्लास हो जाएगी ब्रह्मास्त्र की 29। अगला क्वेश्चन, कपास की पानी की आवश्यकता क्या है, 200 mm, 800 mm या 600 मिमी या 700 मिमी। बताओ बच्चों, कपास की जल की आवश्यकता कितनी है, तो 800 mm। कितनी जल की आवश्यकता है, 800 mm चाहिए होता है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की गहराई को क्या कहते हैं, ड्यूटी, कोर वाटरिंग, डेल्टा या पलेवा। तो भैया डेल्टा कहते हैं। फसल अवधि के दौरान जो जल की गहराई होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, डेल्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो वाटर सेट के लिए क्षेत्र कितना है, 50,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर या 1 से 100 हेक्टेयर। संतुष्ट क्यों नहीं है भैया आप इंद्रेश जी। राइट आंसर बी नहीं होगा, राइट आंसर बताएं इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रो वाटर सेट 100 से 1000। माइक्रो वाटर सेट 100 से 1000। ठीक है, माइक्रो कितना, 100 से 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से सिंचाई की कौन सी विधि फल वृक्षों को सिंचाई देने के लिए प्रयोग की जाती है, क्यारी विधि, सीमा पट्टी विधि, नाली विधि, थाला विधि। भैया थाला ले लो, रिंग ले लो, रिंग के नाम से किसे जाना जाता है, थाला विधि, जो कि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें थोड़े से कथन है तो ऊपर कर दिया जाए।
है ना। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण के कारण है? करण नहीं, कारण है भैया, कारण 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 मृदा प्रदूषण के कारण है, मृदा प्रदूषण के कारण है। जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बैक्टीरिया, बायोमेडिकल अपशिष्ट या प्लास्टिक। बताइए केवल 1, 2, 3, 4 और 5, केवल 1, केवल 2, 4 और 5 या केवल 3, 4 और 5? बायो जैव उर्वरक का प्रयोग कर रहे हो, ये तो आपके लाभदायक होंगे, है ना। मृदा प्रदूषण थोड़ी ना बढ़ाएंगे जैव उर्वरक, ये तो प्रदूषण को कम करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये भी कम करेंगे, ये भी नहीं आएंगे। तो इसमें राइट आंसर 2, 4, 5 रासायनिक उर्वरक, बायोमेडिकल अपशिष्ट और आपका जो है प्लास्टिक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छे से पढ़ के आंसर दिया करो, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो बताओ भैया, यहां पर ऑप्शन लेके चलें ऑप्शन की ओर। तो कौन सा जो है मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों, जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, अपशिष्ट और माल डंपिंग या खनन। कौन सा जो है आपका, ये कहें कि मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? तो भैया यहां पर देखो, जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग मृदा प्रदूषण नहीं करेगा, बाकी आपके अपशिष्ट और माल डंपिंग और खनन हो गया, अकार्बनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग क्या करेगा? मृदा प्रदूषण करने का काम करेगा, मृदा प्रदूषण करने का काम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, ताजे जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है शहरी क्षेत्रों से जल प्रवाह, कृषि मैदानों से जल प्रवाह, मल जल प्रवाह या औद्योगिक अपशिष्ट। ताजे जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भैया यहां पर है आपका मल जल प्रवाह। कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? मल जल प्रवाह। ऑप्शन सी। आपका पर्यावरण प्रदूषण भी टॉपिक है आपके जो है सिलेबस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करने के लिए पर्यावरण संरक्षण संस्था द्वारा माना जाने वाला एक प्रमुख वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करने के लिए पर्यावरण संरक्षण संस्था द्वारा माना जाने वाला एक प्रमुख वायु प्रदूषक नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। CO2 कहां से भैया आपका प्रदूषक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रदूषण के लिए प्राथमिक प्रदूषक है? वायु, जल, भूमि या ध्वनि प्रदूषण। तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा प्रदूषण बढ़ाएगा? वायु प्रदूषण बढ़ाएगा। कौन सा बढ़ाएगा? वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि प्रदूषण के बारे में गलत है? यह कृषि पद्धतियों के जैविक और अजैविक उत्पादों को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का दूषण या क्षरण होता है। प्रदूषण एक ही स्रोत से आ सकता है जो बिंदु स्रोत है। मृत क्षेत्र बड़े जल निकायों में केंद्रित कृषि अववाय के कारण होते हैं। खेती के प्रदूषकों में तलछट, पोषक तत्व, रोगजनक, कीटनाशक और धातु और लवण शामिल हैं। बताओ जल्दी से कौन सा कथन कृषि प्रदूषण के बारे में गलत है? कृषि प्रदूषण के बारे में गलत कथन बताना है। तो भैया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बाकी सही है और गलत क्या है? प्रदूषण एक ही स्रोत से आ सकता है, एक स्रोत से नहीं आएगा। कीटनाशक से आ सकता है, किसी भी तरह आपके लवणीकरण मृदा के जो है लवण जमा होने से हो सकता है ना, किसी भी तरह से हो सकता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर गलत यार। राइट आंसर वैसे राइट है, वैसे गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण का खतरा सिंचाई परियोजना के कारण होता है? केवल बिले या घुले हुए पदार्थ, बिले या घुले हुए पदार्थ के फैलाव द्वारा प्रदूषण, केवल विषैले पदार्थों द्वारा प्रदूषण, बिले के फैलाव और विषैले पदार्थ द्वारा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। कौन से प्रदूषण का खतरा सिंचाई परियोजना के कारण होता है? तो भैया राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विलेय के फैलाव और विषैले पदार्थों द्वारा प्रदूषण।
विलेय के फैलाव और आपके विषैली पदार्थ द्वारा प्रदूषण जो है आपका कैसा होता है, खतरा सिंचाई परियोजना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51वां प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण का मापन किसकी विघटित मात्रा से किया जाता है? ओजोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जल प्रदूषण का मापन किसकी विघटित मात्रा से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑक्सीजन की विघटित मात्रा से। किसकी विघटित मात्रा से बच्चों? ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या टपक सिंचाई विधि का घटक नहीं है? खड़ा पाइप, उर्वरक इकाई, रेत छन्नी या पानी निकालने वाला छिद्र। बताओ भैया कौन सा जो है टपक का जो है आपका क्या नहीं है, आपका जो है कंपोनेंट या घटक नहीं है? तो खड़ा पाइप। इसमें जो है आपके लेटे हुए पाइप रहते हैं, खड़े पाइप नहीं होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? जल संभर में उत्पन्न होने वाले जल संसाधन का संरक्षण करना, बिगड़ती भूमियों का पुनर्वास करना, जहां भी लागू हो भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, वर्षा जल के घुसपैठ को कम करना। तो भैया वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य जो है देखो क्या है, सॉरी आपका जो है जहां भी लागू भूजल पुनर्भरण करना, बिगड़ती भूमि का पुनर्वास करना, ये जो है वर्षा जल की घुसपैठ को कम करना, घुसपैठ को बढ़ाना है भैया। घुसपैठ मतलब इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाता है। 53 का क्या हो जाता है? डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, 54वां प्रश्न है, वाटर सेट प्रबंधन के मुख्य घटक और हैं जनसंख्या, गृह प्रबंधन, बायोगैस प्रबंधन, जल संख्या, भूमि जल, भूमि बायोगैस, बायोमास प्रबंधन, भूमि जल गृह प्रबंधन। तो भैया इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन, जल का प्रबंधन करोगे, भूमि का प्रबंधन करोगे, बायोमास मतलब पेड़ पौधों का क्या करोगे? प्रबंधन करोगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना। तो ये एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब जो आपका वाटर सेट मैनेजमेंट है ना, कृषि सिंचाई योजना का क्या है, एक कंपोनेंट बन के रह गया है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्वेश्चन नंबर 56, 56वां प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर सेट विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? अरवरी पानी संसद, देश सुधार, नीरू मीरू, हरियाली। कौन सा शुरू किया जा रहा है बच्चों? तो भैया आपका हरियाली। वाटर सेट और विकास प्रबंध विकास वाटर से विकास और प्रबंधन कार्यक्रम कौन सा? हरियाली कार्यक्रम लागू किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा बच्चों? हरियाली। अगला क्वेश्चन, जल संभर वाटर सेट का दूसरा नाम है नाली, तालाब, अफवाह बेसिन या नदी। तो भैया अफवाह बेसिन, वह जहां पर अफवाह का पानी क्या होता है? जमा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अफवाह बेसिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, मिनी वाटर सेट का आकार कितना होता है? 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 या 10,000 से 50,000। मिनी वाटर सेट का जो है आकार कितना होता है? तो भैया आपका 10 से 100 हेक्टेयर, 10 से 100 या 1 से 100 हेक्टेयर जो है आपका मिनी का आकार होता है, मिनी वाटर सेट का आकार 10 से 100। अगला क्वेश्चन, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1990, 91 में। ऑप्शन बी है बच्चों आपका 1989 में, ठीक है। ऑप्शन सी है बच्चों आपका 1977-78, 1977 और 78 में, 1970-78 में। ऑप्शन डी है 1973-74। 1973-74 बताओ बच्चों राइट आंसर। कब शुरू हुआ था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम? किस वर्ष शुरू हुआ? तो भैया ये शुरू हुआ था आपका 1973-74 में। कब शुरू हुआ था? 1973
74 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1973-74 में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973-74। अमन गोस्वामी, कोई को आप जो है एक अच्छा टाइपराइटर ढूंढ के दे दीजिए, मैं इंग्लिश में भी ले आऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा पौधा सिंचाई का सूचक है? आलू, मक्का, सूरजमुखी, बी और सी दोनों। कौन जो है सिंचाई इरिगेशन इंडिकेटर प्लांट है? तो भैया वो है आपके बी और सी दोनों। आपका जो है मक्का और आपका सूरजमुखी, मक्का और सूरजमुखी दोनों ही सिंचाई के सूचक पौधे हैं, इंडिकेटर प्लांट के रूप में जाने जाते हैं आपके जो है कौन? आपका मक्का और सूरजमुखी, है ना, मक्का और सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, गन्ने में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष सिंचाई कौन सी है? कैब सिंचाई, सर्ज सिंचाई, चालू बंद सिंचाई, उपरोक्त सभी। कौन सी है भैया? कौन सी है गन्ने में प्रयुक्त? तो भैया कैब सिंचाई, सर्ज सिंचाई, चालू बंद, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, 62वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015, 1 जून 2016, 1 जुलाई 2017, 1 मई 2018। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन, दुनिया में कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे लोकप्रिय है? चेक बेसिन, बेसिन, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई? कौन सी सिंचाई जो है दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, फेमस है बच्चों? तो भैया चेक बेसिन। कौन सी बच्चों? चेक बेसिन। यहाँ पे गए चेक शर्ट जैसा होता है ना, चेक बेसिन, तो सबसे ज्यादा फेमस है आपकी चेक बेसिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, 64वां प्रश्न है, ट्रिकल सिंचाई। प्रश्न नंबर 64, ट्रिकल सिंचाई को रूप में भी जाना जाता है फव्वारा सिंचाई, सर सिंचाई, कैबलेगेशन या ड्रिप सिंचाई। तो भैया आपका जो ट्रिकल सिंचाई से हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे पुराना जो है आपका एक है साधन है, सॉरी बच्चों, सबसे पुराना साधन है, सबसे पुराना साधन है कहारस, पर्सियन व्हील, डोलन बास्केट या डेकली। सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है बच्चों? तो सबसे पुराना पर्सियन व्हील। सबसे पुराना साधन क्या है आपका? पर्सियन व्हील है। यहां पर आपके जो है आपके कृषि के 65 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसको अभी डाउट में रखते हैं डेकली को। इसको हम थोड़ा सा अभी डाउट में रखते हैं आपका पार्सियन व्हील और डेकली को। ठीक है, डाउट में रखते हैं, इसका जो सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? परिचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो भैया कार्य करने के लिए क्या चाहिए? परिचालन तंत्र चाहिए। परिचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का अर्थ है वे भौतिक कंपोनेंट जिनमें कंप्यूटर बना होता है। फर्मवेयर प्रोग्राम से इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं कोड, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई नहीं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका सॉफ्टवेयर। वांछित तरीके से काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? सॉफ्टवेयर चाहिए हमें। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम, सिद्धार्थ या ऐरावत? कौन सा जो सबसे तेज है? तो बच्चों ऐरावत है। ये डबल बार अनुपम हो गया, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऐरावत है। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वह कौन सा है? ऐरावत है। कौन सा है? ऐरावत। अगला क्वेश्चन,
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। अनुपम, सिद्धार्थ, एरावत, कौन सा था भैया आपका भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भैया वो था आपका सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? टेड हॉप ने, मार्टिन कूपर ने, गॉर्डन मुर्रे ने या एलोन मस्क ने? किसने जो है मोबाइल फोन का जो है आविष्कार किया? तो मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा? तो भैया जावा आपका एक लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 है भैया, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो भैया किस रूप में होता है? बाइनरी के रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी के रूप में। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, एमआईपीएस में, एमएफ, एलओपीएस में, उपरोक्त सभी में? तो भैया सीपीयू की जो गति है ना, हर्ट्ज में भी मापी जाती है, एमआईपीएस में भी मापी जाती है और उपयुक्त आपके एमएफ, एलओपीएस में भी अपनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? इंटेल 4004, सीडेक, एचसीएल, इनमें से कोई नहीं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल 4004 ने। इंटेल 4004 ने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार किया था। अगला प्रश्न बच्चों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जेसी लिकलाइडर को, बिंट सर्फ को, मार्क एंडरसन को या टिमोथी बिल को? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बिंट सर्फ को। बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनक। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिंट सर्फ को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, 77वां प्रश्न है, जब ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थाओं, एजेंसियों द्वारा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? B2B, C2B, B2C या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाएगा भैया? राइट आंसर बताइए। तो भैया वो आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2B कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का, माइक्रो या सुपर कंप्यूटर? किसका? वैश्विक पूर्वानुमान में, मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों आपके सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। किसमें? वैश्विक आपके जो है मौसम पूर्वानुमान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? पिंटरेस्ट, टम्बलर, प्लूर्क या अमेजोन? कौन सा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो भैया अमेजोन नहीं है। अमेजोन जो है आपकी क्या है? एक तरह की आपकी रिटेलर साइट है। ठीक। अगला क्वेश्चन, आप किस प्रकार की फाइल को ईमेल में संलग्न कर सकते हैं? आरटीएफ, पीडीएफ, छवि या सभी का? तो बच्चों हम सभी का जो है क्या कर सकते हैं? संलग्न कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट के साथ संलग्न करना है या फिर कहें आपके फाइल को जो है ईमेल में संलग्न करते, आरटीएफ भी कर सकते, पीडीएफ और छवि भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, 81वां प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद? कहाँ पर स्थित है भैया? तो भैया ये स्थित है आपका आगरा के अंदर। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर स्थित है? आपके आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? आगरा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 82, 82वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 या कक्षा 12? किन के लिए है भैया कन्या विद्याधन योजना? तो एक कक्षा 12, जिनने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है ना, उनके लिए है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना
का द्वितीय चरण प्रयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना का द्वितीय चरण प्रयोजित किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कैलाशनाथ गोयल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित या बिशंबर दयाल? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भैया? बताइए जल्दी से। तो भैया प्रथम लोकायुक्त थे बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिशंबर दयाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1946 से 1948, 1947 1949, 1947 1951, 1948 1950? सरोजिनी नायडू ने प्रथम राज्यपाल के रूप में किस अवधि में के दौरान जो है कार्यभार संभाला था? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका 1947 से 1949 के बीच, 1947 से 1949। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में, 1950, 1960 या 1940 में? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1947 में। कब? 1947 में उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, दरबारी लाल शर्मा या बीबी गिरी? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भैया? पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष? उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बच्चों राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है भैया उत्तर प्रदेश का? तो भैया राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी? उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? कानपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1979 में, 1961 में, 1989 में या 1969 में? तो भैया 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1989, 1989 में, 1989 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो भैया भारत में जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को, 8 तो आपके राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और एक आपका देश है। कौन? उत्तर प्रदेश, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली? कहां पर आपका नगर निगम नहीं है? तो बच्चों रायबरेली में नगर निगम नहीं है। कहां पर नहीं है आपका? रायबरेली में नगर निगम नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर या नोएडा? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है? तो बच्चों ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है बच्चों? ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? 3 माह, 14 दिन तक, 28 दिन तक या 75 दिन तक? कितने दिन तक जो है आपका विलंबित कर सकता है? तो बच्चों ये आपका 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक विलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर। तो भैया विकलांग व्यक्तियों के लिए चित्रकूट के अंदर क्या है? विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपका बच्चों? चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीक संस्थान स्थित है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। भारतीय सरकार तकनीक या फिर कहें इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बच्चों? तो ये कानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीक संस्थान स्थित है? तो कानपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1916 के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष जो है आपका जो है स्थापित किया गया? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1916 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर कहें बच्चों आपका वाराणसी में? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है सहारनपुर में, मेरठ में, कानपुर में, गोरखपुर में? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये सहारनपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहां पर है बच्चों? सहारनपुर के अंदर है। 100वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी? कहां पर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भैया वो है आपकी सीतापुर के अंदर। कहां पर बच्चों? सीतापुर के अंदर सर्वाधिक जो है अनुसूचित जातियों की जो है जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? सीतापुर में। यहां पर आपके जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो बच्चे हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, आपका जो है कोई भी आपका जो है सेट पेपर में डाउट बनता है, तो इस नंबर पर संपर्क करना है 7880497104। इस पर व्हाट्सएप आपको मैसेज डाल देना है जो भी आपका डाउट है। और साथ में जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, प्रिंटेड नोट्स लेना है आपको, प्रिंटेड सेट पेपर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर 7880497104 और साथ में साथ हमारी वेबसाइट है ना, वेबसाइट visionagricademy.in और साथ में साथ आप जो है कहां पर आपके जो है विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन पे भी आप क्या करते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, सारे लिंक मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता दूं अपने, ठीक है। अब तो मैं आराम से अपना जो है क्या कर सकता हूं? प्रचार कर सकता हूं, प्रचार या फिर कहें प्रमोशन कर सकता हूं। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। जो आपको ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, इसकी पीडीएफ चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, तो प्रिंटेड के लिए आपको उसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। आपके पीडीएफ के लिए सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एप्लीकेशन विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां से आपको ब्रह्मास्त्र ई लाइब्रेरी के अंदर ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर मिल जाएंगे, 20 फुल लेंथ सेट, 40 टॉपिक वाइज सेट, प्रिंटेबल पीडीएफ है, 65 क्वेश्चन आपके कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के। सभी जो सेट पेपर उनका पैटर्न रहेगा, प्राइस 299 है। आपके जो प्रिंटेड खरीदना चाहते हैं पीडीएफ, इसका लॉन्च है आपका जो है आपके 25 सेट पेपर बिल्कुल पैटर्न पे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे ये सेट पेपर, ये भी आप बाय कर सकते हैं। और आपका जो संकल्प बैच एमसीक्यू वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन में ये 70 आपका जो है 1500 का है, ऑफलाइन में 2999। और प्रिंटेड नोट, जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं
कि भैया हमें प्रिंटेड नोट चाहिए, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसा जैसा सिलेबस दिया आयोग ने वैसे वैसे हमने नोट्स बनाए हैं। और इसको मुझे काफ़ी टाइम लग गया, करीबन 1 महीने पहले मैंने इसे लॉन्च किया था। इसका प्राइस आपका 1500 है, करीबन आपके इसमें 1400 1450 पेजेस है, तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं। और आपका जो है इसी को अगर पीडीएफ में लेना है तो पीडीएफ कोर्स आपको, पीडीएफ में आपको यूपीजी का कंप्यूटर भी मिलेगा 499 में, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है पीडीएफ बंडल कोर्स। और जो टेस्ट सीरीज, टाइमिंग वाली टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों कल। अब जल्दी से 1000 व्यू करवा देना, 1000 व्यू ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, तो आपके 1000 व्यू हो जाएंगे तो हम कल ही आपका नया सेशन लेकर आ जाएंगे। किसका? आपका ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।